हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेजेफ लॉ एंड हॉफमैन एलिमिनेशन। सेजेफ लॉ के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सेजेफ लॉ के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस में वो एल्कीन सबसे अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर अधिक संख्या में मैथिल समूह अटैच हो। तो यहाँ पे हम वापस से एक बार सेजेफ लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो तरह की एल्कीन्स बनने की संभावना हो तो मोर ब्रांच्ड एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और लेस ब्रांच्ड एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। ये एक दूसरी डेफिनेशन है सेजेफ लॉ की। और हमने कल डिस्कस किया था कि कल हमने दो तरह की रिएक्शंस देखी थी, या लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो तरह की रिएक्शंस देखी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। दोनों ही तरह की रिएक्शन जो थी वो एलिमिनेशन रिएक्शंस थी। तो इन रिएक्शंस में वह एल्कीन सबसे अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हो। तो जो डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन थी उसमें हमने रिएक्टेंट के रूप में 2-ब्यूटेनॉल लिया था और उसकी हमने एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में तो दो तरह की एल्केन्स प्राप्त हुई थी, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखिए 1 ब्यूटीन में यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर एक तरफ तो एथिलीन समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक तरफ तो यहाँ पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक तरह से कार्बन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर केवल एक ही एथिल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर दो मैथिल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस एल्केन के अधिक मात्रा में बनने की संभावना सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। यहाँ पे इसका मेन रीजन यह है कि जो मोर ब्रांच्ड या 2 ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में बनती है, उसका कारण ये है कि जो मोर ब्रांच्ड एल्किन्स होती है वो लेस ब्रांच्ड एल्किन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। और ज़्यादा स्टेबल अधिक कंपाउंड बनता है तो वो बहुत फास्टली बनता है और ऐसे प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। अब हम अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगली रिएक्शन है हाफमैन एलिमिनेशन। हाफमैन एलिमिनेशन जो है वो सेजेफ नियम के जस्ट अपोजिट है। हाफमैन एलिमिनेशन में हम टर्नरी अमोनियम सॉल्ट या सल्फोनियम सॉल्ट को किसी भी चार सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में लेस्ट ब्रांच एल्किल प्रायोरिटी से बनता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ये टर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है जिसको कि जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एक टर्शरी एमीन बन रही है और साथ में ही लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। ये जो टर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसमें तीन तरह के ग्रुप्स हैं। दो मैथिल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है और एक प्रोपिल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैथिल ग्रुप है ये एलिमिनेट होने वाले ग्रुप नहीं है। एलिमिनेट होने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं? एलिमिनेशन वाले ग्रुप यहाँ पे मैथिल ग्रुप है और प्रोपिल ग्रुप है। इन दोनों ही ग्रुप्स में एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एथिल समूह होता है इस एथिल समूह में ही एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे एथिलीन के रूप में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जबकि ये जो प्रोपिल समूह है ये इस एमीन के साथ में जुड़ा रह जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म को हम देखें तो इस मैकेनिज्म में यहाँ पे जो पॉजिटिवली नाइट्रोजन एटम होता है उस पर क्या होता है, स्ट्रांगली इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ जो बीटा कार्बन है इस बीटा कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिससे कि ये क्या करता है, इस बीटा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देता है और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ से रिलीज हो जाता है। और
रिलीज होने के साथ ही यहाँ पे एथिलीन हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाती है, जो कि एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसी तरह से हम दूसरा एक सॉल्ट ले, अमोनियम सॉल्ट ले, जैसे ये वाला हमने सॉल्ट लिया है, जब इसको गर्म किया है तो हमें यहाँ पे मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। हाफ मून जो एलिमिनेशन होता है, हाफ मून एलिमिनेशन एक तरह से रेडियो सेलेक्टिव होता है, और यदि हम एल्किल मैथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले, ये हमने एल्किल मैथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और इस स्थिति में एल्किल ट्राईमेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और इस स्थिति में जब हम ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाए, हाफ मून एलिमिनेशन, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट भी यहाँ पे काम करता है। तो बेस के द्वारा यहाँ पे लेस स्ट्रिक्टली हैंडल्ड बीटा हाइड्रोजन एटम का क्योंकि एलिमिनेशन होता है, और मैथिलीन समूह की तुलना में मैथिल समूह का डीप्रोटीनेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, और इसी तरह से मैथाइन समूह की तुलना में जो मैथिलीन समूह है उसका डीप्रोटीनेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह का अमोनियम सॉल्ट लेते हैं तो क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो अधिक मात्रा में मैथिलीन साइक्लो पेंटेन हमें प्राप्त होती है, और साथ में हमें मैथिल साइक्लोपेंटेन भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाफ मून एलिमिनेशन में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में स्टेरिक इफेक्ट की भी यहाँ पे मेन यहाँ पे रोल होता है। यदि हम एल्किल हैलाइड्स को देखें तो एल्किल हैलाइड्स में एल्किल समूह की ब्रांच बढ़ने के साथ साथ, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का जो साइज है उसको बढ़ने के साथ साथ सेजेफ जो एलिमिनेशन है वो हाफ मून एलिमिनेशन में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने ब्रांच्ड हैलाइड ली है, बहुत ज़्यादा मोर ब्रांच्ड हैलाइड लिया है, और इसकी हम बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह के हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, एक लेस ब्रांच्ड और एक मोर ब्रांच्ड। तो यहाँ पे लेस ब्रांच जो एल्कीन है वो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है, जबकि हमें जो मोर ब्रांच एल्कीन है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होनी चाहिए थी। तो इस तरह से स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ये देखिए, ये एक एल्किल हैलाइड है, 2 मैथिल 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, जिसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक बेस से। तो यहाँ पे बेस हमने छोटा लिया है, इथोक्साइड आयन को लिया है बेस के रूप में। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है, हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त हो रही है, जबकि 1 ब्यूटीन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की साइज ज़्यादा ले ली, हमने टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन यहाँ पे ले लिया हमने क्षार के रूप में, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, जो मोर ब्रांच्ड जो एल्कीन है वो कम मात्रा में बन रही है, जबकि लेस ब्रांच्ड एल्कीन यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड्स का जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है उसमें सेजेफ नियम न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ने के साथ साथ, या एल्किल हैलाइड का मोर ब्रांच एल्किल हैलाइड लेने के साथ साथ जो नियम है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। मोर ब्रांच एल्किन की तुलना में लेस ब्रांच एल्किन यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरह के नियम हमने देखे, दो तरह की रिएक्शंस हमने देखी, जिनमें एलिमिनेशन के द्वारा एल्किन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक रिएक्शन सेजेफ लॉ को फॉलो कर रही है, और दूसरी रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन को फॉलो कर रही है। कुछ और रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एल्काइंस का जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उस स्थिति में भी एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यदि इस तरह की एल्काइंस ले
तो उस स्थिति में एल्कीन एक ही प्रकार की बनती है। लेकिन यदि हम इस तरह की एल्काइंस ले जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर दोनों ही तरफ डिफरेंट डिफरेंट एल्किल समूह प्रेजेंट हो या एक ही तरह के एल्किल समूह प्रेजेंट हो, तो दो तरह के एल्किन्स बनने की संभावना होती है। सिस एल्किन्स भी बन सकती है या ट्रांस एल्किन्स भी बन सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर। यदि हम द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में ट्रांस एल्कीन बनती है, और हम लेंडलर कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सिस एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। लेंडलर कैटलिस्ट पैलेडियम मेटल के से बनता है। इसके अलावा हम डीहेलोजिनेशन विसिनल डाईहैलाइड्स के डीहेलोजिनेशन के द्वारा भी एल्किन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब हम एडजेसेंट डाईहैलाइड्स को जिंक धातु के साथ में गर्म करते हैं तो उस स्थिति में भी 1,2 एलिमिनेशन के द्वारा क्या होता है, एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2,3 ड्राई ब्रोमोब्यूटेन लिया गया है जिसकी जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाई गई है, तो उस स्थिति में 2 ब्यूटीन यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इसके अलावा कॉल्बे सिंथेसिस के द्वारा भी एल्किन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स को जब हम उसका विद्युत विश्लेषण किया जाता है तो उस स्थिति में भी एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सक्सेनिक एसिड का डाइसोडियम सॉल्ट लिया गया है, डाइसोडियम सक्सेनेट, और उसका क्या कर रहे हैं, विद्युत विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे एल्किन्स का फॉर्मेशन हो रहा है।